रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग विद स्टार एशिया में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम मंजूर और मैं हूँ इरम सत्तार। नाज़रीन, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जुम्मा मुबारक है, आज एक मुबारक दिन है। तो आज मुबारक दिन के हवाले से, वैसे तो रोज़ ही हम प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से ही करते हैं, लेकिन आज के मुबारक दिन के हवाले से आपको बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज जुम्मा 3 बार सुस्ती से हकीर जानकर छोड़ देगा तो अल्लाह इसके दिल पर मोहर लगा देगा। यानी कि 3 जुम्मे जिसने 3 जुम्मे छोड़ दिए हकीर और सुस्ती की वजह से, तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देगा। तो नमाज जुम्मा अदा करनी चाहिए, और मर्द और ख्वातीन दोनों को, और मर्द हजरात को जिस तरह मस्जिद में जाकर नमाज जुम्मा अदा करने का कहा गया है, वैसे ही उनको अदा करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की सीढ़ियों पर खड़े होकर फरमाया, लोगों के गिरोह हर सूरत नमाज जुम्मा छोड़ देने से बाज आ जाएं, या अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। कि आप जितने भी मसरूफ़ हैं, वैसे तो नमाज जुम्मा के में जो है ना, दुकानें और ये सब बंद करने का हुक्म दिया गया है इसी वजह से, ताकि नमाज जुम्मा जो है ना आप उसको जाके अदा करें। लेकिन बहुत से जगहों पर हम देखते हैं मार्केट्स खुली हुई होती हैं, शॉप्स कीपर जो है ना शॉप्स बंद नहीं करते, और फिर वो नमाज जुमा भी अदा करने में ताख़ीर करते हैं, नहीं पढ़ते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो छोड़ देगा वो मतलब बाज आ जाएं, और अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। अच्छा अनम, पता क्या यहाँ पर ये होता है कि सिर्फ नमाज जुमा का ही हुक्म नहीं दिया गया कि उससे छोड़ने से बाज आ जाए, बल्कि ये 5 वक्त की जो नमाज है ये उसके बारे में भी यही हुक्म है कि वो नहीं छोड़नी चाहिए। कोई अगर आप जो है वो उसमें कोताही कर रहे हैं या सुस्ती की वजह से आप छोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पकड़ तो होगी आपकी, और अल्लाह ताला जो है उनके दिलों पर मुहर लगा देगा, और फिर वो गाफिलीन में से हो जाएंगे। और इसी तरह से है कि जो लोग फौत हो चुके हैं उनको गाली मत दो, वो अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। मतलब डेफिनेटली हर किसी ने अपने अंजाम तक पहुंचना है, आपकी गाली उन तक नहीं जाएगी ना, आपके जो भी आप उनसे कर रहे हैं वो उनके तक जाएगा। उन्होंने जो अमाल किए वो उसका अंजाम कब्र में भुगत रहे होंगे। आपको अल्लाह ताला से सिर्फ उनके, बल्कि देखिए हर इंसान जो है ना अब गलती करता है। बहुत से ऐसे काम शायद उसने किए हों जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी हो, लेकिन उसके फौत हो जाने के बाद इंसान को चाहिए कि उसको माफ़ कर दे, ताकि उसकी अगली ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजर जाए। अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दें, आप माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि जब तक आप इंसान नहीं माफ़ करता तब तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करते। तो हमें जो चाहिए, फौत हो जाने वाले इंसान को गाली या बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अब आपको बताएं कि कबीरा गुनाहों में से ये एक है कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे, कि ये कबीरा गुनाहों में से है अपने माँ बाप को गाली देना। सबसे बड़ी बात, गाली देना तो बहुत दूर की बात है, कुरान करीम में तो माँ बाप को तक कहने से भी मना कर दिया गया है। तो गाली यही कहा गया है कि जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक मत कहो, उन्हें झिड़को नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपने भी डेफिनेटली उस स्टेज से गुजरना है। तो वो उनका जो एक माइंड होता है ना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। वो ये कहते हैं कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, हमारी बातें मानी जाएं। डेफिनेटली है ना, मगर बचपन में हम जो है हमारे पेरेंट्स हमारी बात मानते थे, तो डेफिनेटली हमारा भी बनता है कि हम उनकी बात माने, उनकी हर हुक्म जो है वो सर आँखों पे होना चाहिए। और पेरेंट्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पेरेंट्स के बिना जो है वो किसी की ज़िंदगी जो है वो अच्छी होती होगी, बिल्कुल से भी गुजर नहीं। जाती होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो पेरेंट्स जो जब इस उम्र पे पहुंच जाते हैं, बुढ़ापे में पहुंचते हैं, तो उनको फील होता है। हम छोटी छोटी बात के लिए उनसे मशवरा करें, पूछें उनसे कि माँ ये हो गया या वो करना है, मैं ये चीज़ लेना चाहता हूँ, मैं ले लूँ, ये कलर अच्छा है। अगर कोई ड्रेस लेना है तो उनसे पूछ लें, मार्केट जाना है तो पूछ लें। इस पूछने में, परमिशन लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों पर बिला वजह सख्ती करते होंगे। और स्पेशली हम लोग देखते हैं कि जब वो अपने बेटों की शादी कर देती हैं, जब बहू आती है तो फिर बहुत से लड़ाई झगड़े उनकी लाइफ में आ जाते हैं, और छोटी छोटी बात पे जो है लड़ा जाता है कि बहू और सास, इनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो लड़ाई करने से कुछ नहीं होता। देखिए जैसे एक लड़की जो होती है ना, जब उसके माँ बाप अपने माँ बाप के घर होती है, तो जिस तरह वो अपने माँ बाप को समझती है ना, वैसे ही अपने शौहर के माँ बाप को भी समझे, वो उसके वैसे ही माँ बाप हैं। और जैसे वो अपने घर जाते हुए, बाहर जाते हुए अपने माँ बाप से पूछती थी, उनका छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक ख्याल रखना। जैसे कि जब मैं घर पे होती हूँ तो अपने बाबा की और मम्मा की हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, क्या पहनना है उन्होंने डेली, उनके कपड़े, हालांकि मेड्स हैं प्रेस करने के लिए, लेकिन फिर भी जो अब सुकून होता है ना कि खुद प्रेस करके देने उनको कपड़े, वो जो मोहब्बत भरा जो उनका फिर शाबाश देना, और ये सब चीज़ें छोटी छोटी जब हम अपने पेरेंट्स के घर में करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम
جب اگلے گھر میں جائیں نا تو ان اپنے جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، کہ جو انسان خود چاہتا ہے کہ میں اس برائی سے بچ جاؤں، بالکل میں حرام کمانے حرام کھانے سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل تو یہ بہت ہماری زندگی میں ہے کہ ہم خود برائی کو برائی جانیں، ہم خود کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے نجات دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک متقی پرہیزگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور آپ ویسا ہی بن جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کون ہوتا ہے، وہ کس کے آگے سجدہ ریز ہے، اگر اس کو اس کی ذرا سے بھی اتنی سی بھی پتہ چل جائے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساری زندگی سجدے سے اٹھ سکے گا، سجدے سے اٹھ سکے۔ اور بالکل بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور دوسری بات انم یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ حاضری تو لگوا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ میں دنیاوی کاموں میں لگا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کام رہ گیا تھا، فلاں کام، اور ایسے کام جو ہے نا یقیناً سب کے ساتھ ہی ہوتے ہوں گے، اور جو ہے آپ کو کوئی بھی کام آپ کا رہ جاتا ہے یا کوئی آپ سے کام چھوٹ گیا ہے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہی یاد آئے گا، کبھی بھی آگے پیچھے آپ کو یاد نہیں آئے گا، نماز پڑھتے ہی آپ کو یاد آئے گا۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ سجدہ کریں آپ، کیونکہ نماز جب پڑھتا ہے نا انسان تو وہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے وہ اس طرح سے گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اور درخت کے پتے جو ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے سب نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ جھڑتے ہیں۔ اچھا یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی اچھی بات، اور اب جو ہے ہم کچھ بات کریں گے اقوال زری کے بارے میں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے نا۔ وہی بات کہ ہم پہلے بھی غالباً ایک دفعہ اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے جو ہیں وہ دین سے بے خبری جو ہے نا ان کو وہ تباہ کر دیتی ہے۔ مطلب دنیاوی تعلیم تو لیتے ہیں پر دینی تعلیم نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ وہ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں لیکن بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ لگتا بھی ہے کہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن وہ یہ جو پیری فقیری میں پڑ جانا اور یہ پتہ نہیں سمجھ سے باہر یہ ساری چیزیں کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کے آپ لوگ جو ہے وہ دین سے اس قدر آپ لوگوں کو بے خبری ہے۔ اور ڈیفینیٹلی یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے جو ہیں ان کو دین سے جو بے خبری ہوتی ہے نا وہ تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کا حال کیسا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حال کیا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہے، اور جس کی صحت بیماری کا پیش خیمہ ہو، اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے۔ بالکل آپ فرمایا ہے کہ اس کا حال کیسا ہوگا، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا حال کیسا ہوگا کہ جسے زندگی موت کی طرف لے جا رہی ہو، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، ہر ایک برحق ہے، موت آپ کو پتہ ہے۔ بالکل آپ زندگی ہے نا جیسے مرضی گزار لیں، موت برحق ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم جس سفر پہ چلے ہیں نا اس کی منزل ہمیں پتہ ہے، اس کی منزل ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم جو کر رہے ہیں نا اس سفر کے دوران جو ہم کر رہے ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا آخرت میں کیا حال ہونے والا ہے تو ساری زندگی وہ کبھی اس طرح کے کام نہ کرے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ موت برحق ہے، پہلے آئے یا بعد میں آئے، بڑھاپے میں آئے، جوانی میں آئے، جب آپ کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، موت تو آنی ہی ہے، تو پھر بندے کو آخرت کی تیاری ضرور کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے نا آگے یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ جس کی صحت جو ہے وہ بیماری کا پیش خیمہ ہو، بیماری بھی کبھی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ صحت ہے، صحت کے ساتھ بیماری تو ڈیفینیٹلی ہے، اور جسے اپنی پناہ گاہ سے گرفت میں لے لیا جائے گا۔ ظاہری سی بات ہے آپ کوٹھیاں بنائیں، آپ محل بنائیں، لیکن موت تو بھئی برحق ہے، اور جو چیزیں آپ بناتے ہیں، جائیدادیں، کوٹھیاں، کاریں، آپ کے جو پیسہ ہوتا ہے وہ سب چیزیں قبر میں نہیں جاتی، قبر میں صرف آپ کے ساتھ آپ کا ایک کفن جاتا ہے، ایک سفید کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتے ہیں۔ تو پھر کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے اتنا اکٹھا کر رہے ہیں؟
जाना तो इस दुनिया से अकेले ही है सब कुछ छोड़ के लिए, तो अपने सर क्यों गुनाह ले रहे हैं, अपने सर क्यों इतनी मुसीबतें डाल रही हैं, परेशानियां डाल रहे हैं। उतना कमाएं उतना खाएं कि जितना हिसाब दे सकें। उस जहान में हर एक छोटी छोटी बात का आपको हिसाब देना होगा, और इसीलिए इंसान को ये सब बातें सोच कर तमाम काम करने चाहिए। हमें अपने आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, और नमाज कुरान और जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, जो जिस चीज़ का करने का दिया है, जिस चीज़ से मना किया है, वो सब काम हमने करने हैं ताकि अपनी आखिरत अच्छी कर सकें। अब आपको बताएं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें नेमतें देकर रफ्ता रफ्ता अजाब का मुस्तहिक बनाया जाता है, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की पर्दा पोशी से धोखा खाए हुए हैं और अपने बारे में अच्छे अल्फाज सुनकर फ़रेब में पड़ गए हैं। और मोहलत देने से ज़्यादा अल्लाह की जानिब से कोई बड़ी आजमाइश नहीं है। बिल्कुल। हम जो कर रहे होते हैं, अगर देखें, अगर हम नेक काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर मुश्किल हालात आते हैं और हमसे तमाम चीज़ें छीन ली जाती हैं, तो वो जो है वो हमारी आजमाइश होती है। और जब हमारे पास सब कुछ होता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत दी होती है कि अल्लाह ताला देखते हैं कि मैं देखूं कि ये बंदा क्या करता है, कि जब इसके पास मैंने सब कुछ दिया तो इसने क्या किया, और जब छीन लूँगा तब ये क्या करेगा। तो हमें तमाम लोगों को, हम सब लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से मतलब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उतना ही मांगे जितना जिसका हिसाब दे सके। और अब आपको बताएं कि इस्लाम की ऐसी सही तारीफ़ बयान करता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने बयान नहीं की। इस्लाम सर तस्लीम खम करना है, और सर तस्लीम झुकाना यकीन है, और यकीन तस्दीक है, और तस्दीक एतराफ़ फ़र्ज़ की बजावरी है, और फ़र्ज़ की बजावरी अमल है। देखिए, हमारा ईमान है, इस्लाम हमारा जो दीन है, हमारा मज़हब इस्लाम है, और हमारा ईमान है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, कुरान करीम जैसी किताब दी है, नबी करीम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, ये हमारा ईमान है। और देखिए, उन्होंने कहा है कि सर तस्लीम झुकाना यकीन है, उसके आगे सर झुकाना यकीन है, और यकीन तस्दीक है। और तस्दीक किस बात की है? एतराफ़ फ़र्ज़ की बजावरी की, और फ़र्ज़ की बजावरी अमल है कि जो आप अमल करते हैं उसका ही आपको फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करना, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना है। इसके साथ कि वो जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए बेहतर है, उसमें हमारे लिए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। तो ये थी अच्छी बातें, हमारा आज का सेगमेंट था अच्छी बात का जो हमने आपसे शेयर किया। जुम्मतुल मुबारक भी है, इस हवाले से भी कुछ अहादीस हमने पेश की आपके सामने। और जुम्मा के दिन सबसे बड़ी बात हम आपको हर जुम्मे के ये बताते हैं कि दुरूद शरीफ का विर्द करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको जो है वो उसको लेते हैं, उसको वसूल करते हैं आपसे। और दुरूद शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, क्योंकि हम और जुम्मे के दिन जैसे कि कहा कि हमने तमाम काम छोड़कर जुम्मे की नमाज़ अदा कर देनी चाहिए, वक्त पर अदा करनी चाहिए। मस्जिद और मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर वक्त पर जुम्मे की नमाज़ अदा करें। तो नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम का सेगमेंट अच्छी बात। और इसके बाद जब हम वापस आएंगे ब्रेक से, तो सितारों का हाल आपके सामने बयान करेंगे, आपको बताएंगे आपका आज का सितारा क्या कहता है। हैव अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और अब हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट है सितारों का हाल, आपको बताएंगे कि आपका आज का सितारा क्या कहता है। और सबसे पहले बुर्ज हुमल है, और उसका सियारा जो मरीख है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक उनकी तारीख़ पैदाइश है। और उनका सितारा आज कहता है कि किसी के साथ झूठे वादे ना करें, शायद आप उनको पूरा ना कर पाएँ और बाद में शर्मिंदगी हो। आप रोज़गार के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबरें ही सुनेंगे कि झूठे वादे जो होते हैं ना, वैसे इंसान को नहीं करने चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन उनके लिए आज स्पेशली है कि जो भी वादा करेंगे शायद वो पूरा ना कर सकें। तो वादा ना करें ताकि बाद में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप बहुत से अच्छे दोस्तों से, अच्छे लोगों से वादे कर बैठते हैं और बाद में पूरा नहीं कर पाते, और फिर आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है और फिर आप शर्मिंदा होते हैं। आप चाहते हैं कि उसका वादा पूरा भी किया जाए, लेकिन आपकी शायद इतनी ताकत नहीं होती आपके पास कि वो वादा पूरा कर सके। और इसलिए ज़रूरी है कि आज बुर्ज हुमल वालों के लिए है कि आज जितने भी लोग बुर्ज हुमल के हैं वो वादा ना करें, ताकि वादा खिलाफ़ी ना हो सके, वो वादा पूरा ना कर सके तो उनको शर्मिंदगी का सामना ना हो। आगे है बुर्ज सोर सियारा ज़हरा, 21 अप्रैल से 20 मई तक उनकी तारीख़ पैदाइश है। और आज आपको जिस तरह से भी ऑफ़र मिले इसको पकड़ लें, इनमें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग बीमार हैं, बीमारी भी इनसे दूर भाग जाएगी। मतलब आज बुर्ज सोर वालों को जो भी ऑफर्स आती है ना, वो
को एक्सेप्ट कर लें, फिर वो चाहे शादी की ऑफ़र हो, चाहे किसी के साथ घूमने फिरने की ऑफ़र हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अपने नज़दीक देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है। इंसान को सिर्फ़ वही करना चाहिए जिसके उसका दिल और दिमाग इजाज़त देता है, और जिसमें वो कंफर्टेबल हो उसको वही करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर कुछ ऐसी ऑफ़र्स की बात कर रहे हैं लाइक रोज़गार के हवाले से या बिल्कुल। ज़िंदगी के मामलात में आपको कुछ ऐसी ऑफ़र्स मिलने वाली हैं, तो आप उसको फ़ौर एक्सेप्ट कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। बुर्ज जोज़ा सियारा आधारित 21 मई से 20 जून तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तमाम तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। आप मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई अहम मामले की तरफ जब बढ़ेंगे, और जो लोग घर की तब्दीली चाहते हैं वो फ़िलहाल सब्र से काम लें। अक्सर घर की तब्दीली से मुराद, अक्सर लोग होते हैं ना, घर चेंज करना चाहते हैं, छोटे घर से बड़े घर की तरफ। बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश होती है, शादी के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े घर में जाएं, या बहुत सी शादीशुदा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी ख्वाहिश छोटे घर में रहती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो घर तब्दील करके बड़े घर में चली जाएं। तो उनके लिए ये है कि सब्र का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह अच्छी खबरें ही मिलेंगी। और वैसे भी आपको तमाम तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, और मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई अहम मामले की तरफ बढ़ेंगे आप। अब आपको बताएं कि बुर्ज सरतान सियारा चांद है। 21 जून से 20 जुलाई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। एक बड़ी जिम्मेदारी से निजात मिलेगी। औलाद के हवाले से भी आज कोई अच्छी खबर मिलेगी। किसी मसले को लेकर परेशान ना हो, आसानियाँ, बरकतें, रहमतें मिलेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम बिल्कुल। तो यही चाहते हैं कि ये आपको बिल्कुल आसानियाँ मिले। ये बुर्ज सरतान वाले एक दफ़ा से फिर सुन लें कि सयारा इनका चांद है और 21 जून से 20 जुलाई इनकी तारीख पैदाइश है, और इनके लिए भी ये है कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी से निजात मिलेगी। औलाद के हवाले से भी आज कोई अच्छी खबर मिलेगी अगर आपके औलाद है तो। और किसी मसले को लेकर आप परेशान ना मुझे हो, पता ही हमने क्या टोन किया है, मुझे समझ आ गई है। किसी को जो है वो आसानियाँ, और किसी मसले को लेकर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी और बरकतें और रहमत मिलेंगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह इलाही हम आमीन। सबके आपके लिए, लिए आप दुआएं सबके हैं, लिए आप ही बहुत सबके दुआएं। लिए कि आपको अच्छी खबरें मिले, रहमतें, बरकतें, आसानियाँ आपका मुकद्दर बने, और मुश्किलात जो हैं, परेशानियाँ आपसे दूर रहें। हम अल्लाह ताला से आप सबके लिए यही दुआ करते हैं। बुर्ज असद और शम्स सियारा है इनका। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक इनकी तारीख पैदाइश है। और जिन अफराद ने आपकी तरफ दुश्मनी वाली निगाह से भी देखा, तो वो चाह कर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो कहती हूँ इससे बड़ी अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि दुश्मन आपको मैली नज़र से देखे तो भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल परेशान ना हो, आजकल सितारा पार में जा रहा है। देख ले बुर्ज असद वाले, सबसे मुझे लगता है पावरफुल स्ट्रॉन्ग बुर्ज असद कहा जाया है कि कुछ भी उनके साथ बुरा नहीं होने वाला। कुछ लोग चाहेंगे भी उनको परेशान करना, तो भी वो नहीं होंगे, और क्योंकि उनका सितारा बड़ा मजबूती और स्ट्रॉन्ग जा रहा है आजकल ना। अच्छा, अब है बुर्ज सुंबला सियारा तारीद 22 अगस्त से 22 सितंबर तक डेट ऑफ बर्थ है। अभी आपको अपनी चंद गलतियों की इस्लाह करने की ज़रूरत है। सूरत हाल तब जाकर बड़ी अच्छी होगी। आप अभी किसी बड़े और रिस्की काम में बिल्कुल भी हाथ मत डालें। तो उनके लिए है कि जितनी गलतियाँ की हैं उन्होंने, आप इस्लाह करने में वक्त लगेगा, तो सूरत हाल तब भी जाकर अच्छी होगी। आप तवज्जो से अपनी गलतियों पर नज़र सानी करें, उनकी इस्लाह की कोशिश करें, और किसी भी बड़े और रिस्की काम में हाथ मत डालें, वो आपके लिए और मुश्किलात का सबब बन सकता है। बुर्ज मेज़ान सियारा ज़हरा 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनके लिए है कि धोखा इसी से मिलेगा जो पहले भी ऐसा कर चुका है। वार्निंग है, उसको खुद से दूर रखें और ख़ुद अपना काम करने की कोशिश करें, एतबार महंगा पड़ेगा। तो बुर्ज मेज़ान वाले जानते ही होंगे कि पहले किस किस ने उनको धोखा दिया है। उन तमाम धोखेबाज लोगों से दूर रहें। उन लोगों को वार्न किया जा रहा है कि आज उन तमाम लोगों से दूर रहें और ख़ुद अपना काम करने की कोशिश करें, किसी दूसरे के सहारे ना रहें, क्योंकि कोई दूसरा आपका काम उस तरह से नहीं करता जिस तरह से आप खुद लगन से करते हैं, और एतबार आपको दूसरों पे करना महंगा भी पड़ सकता अचानक है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सिर्फ इस सितारे के नहीं बल्कि एतबार वाकई में समटाइम्स ऐसा होता है कि महंगा पड़ ही जाता है कि आप जो है वो, हाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके एतमाद को कभी नहीं तोड़ते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डेफिनेटली छोटी सी किसी भी बात पे या मिसअंडरस्टैंडिंग पे जो है वो एतबार उठ जाता है, और फिर जो है बहुत मुश्किल से वो एतबार जो है आप दोबारा से हासिल कर पाते हैं, या दोबारा से जो है वो आप उस बंदे के साथ जो है या उस बंदी के साथ जो है, ऐसे लोगों के साथ जो आपको बहुत अजीज़ है, उनके साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा से आप वैसा ही रख पाते हैं जैसा कि पहले था। और अब जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब है बुर्ज अकरब और सयारा मरीख़ है। 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक जिनकी तारीख़ पैदाइश है, उनका ये है कि भाई किसी भी मामले में अंदाज़े से काम मत लें।
اور جب تک ہر معاملے میں پورا یقین نہ ہو جائے اور اپنا غصہ بھی کم کریں، دوسروں سے جدائی ہو سکتی ہے آپ کو، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. اور لیکن اچھی بات ہے یہ کہ کسی بھی معاملے میں اندازے سے کام نہیں لینا چاہیے، اور ہر معاملے میں جو ہے وہ پورا یقین آپ کو جو ہے نا جب تک نہ ہو جائے تب تک آپ کسی بھی کام کو وہ نہیں کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے غصے کو کم رکھیں. آگے جو ہے وہ برج قوس ہے اور اس کا سیارہ مشتری ہے. یہ 23 نومبر سے 22 دسمبر تک ہے. ان کے لیے ہے کہ آج آپ کسی بڑی مشکل سے باحکم اللہ نجات پالیں گے، اور ضرورت بھی غیبی انداز سے پوری ہو سکتی ہے. آج آپ کی زندگی کا ایک نیا باب جو ہے وہ بھی شروع ہوگا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خوشخبری ہے کہ باحکم اللہ نجات پالیں گے آپ لوگ، اور ضرورت بھی جو ہے وہ غیبی انداز میں جو ہے وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ برج جدی کے بارے میں. ان کا سیارہ جو ہے وہ زحل ہے. 21 دسمبر سے 19 جنوری کے جن کی تاریخ پیدائش ہے. جی جو لوگ کسی بھی ایسے کام میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل دکھائی دے رہا ہے، وہ اب جس انداز سے اس میں سے نکلیں گے اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے. اور بلکہ انم یہ تو آپ کے لیے بھی ہے، بتائیے گا ضرور، بتائیے گا ضرور ایک دفعہ کہ جو ہے جس کام میں پھنسے ہوئے تھے وہاں سے مشکل نکلنا اگر آپ کو دکھائی دے رہا تھا تو اب جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ساتھ پروگرام نہیں کرنا چاہ رہی ہوں اور اس مشکل سے نکلنا چاہ رہی ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، میں نے کہا چلے پوچھ لوں، میری کیمسٹری مجھے لگتا ہے اچھی رہی. میں نے کہا چلے پوچھ لوں ایک دفعہ انم سے. یہ نہ ہو بھائی انم کا سیارہ آج یہی بات کہہ رہا، یہ نہ ہو کہ انم میرا ہی پتا صاف کرنے میں میں کسی کے پتے صاف نہیں کرتی. چلیں انم، اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے، اور جن کا یہ سیارہ ہے ان تمام لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں. اور اسی طرح سے آگے جو برج ہے وہ ہے برج دل اور سیارہ زحل ہے. یہ 20 جنوری سے 18 فروری جن کی تاریخ پیدائش ہے. ایک دفعہ پھر سے سن لیں کہ 20 جنوری سے 18 فروری آج ہونے والی اہم پیش رفت آپ کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آ رہی ہے، اور آپ کی سابقہ مشکلات میں بھی نمایاں کمی واقع ہو جائے گی. فکر مند نہیں ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں جو اہم پیش رفت ہے وہ آپ کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آ رہی ہے، اور آپ کی جتنی بھی تمام پہلی سابقہ مشکلات تھیں ان میں واضح جو ہے وہ آپ کو کمی بھی نظر آئے گی، اور فکر مند ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آگے ہے برج ہو، سیارہ مشتری ہے. ان کا 19 فروری سے 20 مارچ تک ان کی تاریخ پیدائش ہے. ان کے لیے ہے کہ آج کسی بھی جانب سے اچھی خبر آپ کی زندگی میں خوشی کی لہر لے کر آئے گی. اور جن لوگوں نے روزگار کے لیے سفر کرنا ہے ابھی تھوڑا انتظار کر لیں، اور واقعی ہم لوگوں کو آج کہیں نہ کہیں سے خوشی کی خبر ملے گی. اور روزگار کے لیے سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ ابھی تھوڑا انتظار کریں، صبر کریں، بہت اچھا ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن صبر سے کام لیں. اور ہماری پوری ٹیم کے سب لوگوں کے لیے یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ سب کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، غم تکلیفیں دور ہو جائیں، اور آسانیاں، رحمتیں، برکتیں آپ کا مقدر بنے. اور آپ کا ستارہ جو ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کا ستارہ آپ کا کیا کہتا ہے، اور وہ تو اب آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا سچ ہوتا ہے اس میں، اور آپ کی زندگی میں کیا کچھ. ویسے تو اکثر لوگوں کے ستارے جو ہے وہ زیادہ اچھے آئے ہیں. برج اسد والے مجھے نہیں بھولتے، وہ ان کا آج تو بڑا ہی اچھا آیا ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ ستاروں کا حال. ہم نے آپ کو بتایا آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے. اور یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بالکل. اور نہیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بات کر لیں گے جو مہلک وبا کرونا وائرس ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی بات کر لیں، اور ناظرین کو بتا دیں کہ ملک میں جو ہے ابھی تک کرونا کے وار جاری ہیں. تو خدارہ آپ احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے بالکل نہیں وہ گنوائیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی سب کو پیاری ہوتی ہے. آپ اپنوں کا اور خود کا اور اپنے کا جو ہے بہت سارا خیال رکھیں آپ لوگ. اور کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے مزید 25 افراد انتقال کر گئے ہیں. انم وہی بات کہ کبھی جو کیسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، اور جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 3.6% پر ریکارڈ کی گئی ہے. اور انم یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ گزشتہ روز ہم نے پڑھا تھا 2.5% تھی، پھر کچھ پچھلے ہفتے جو ہم نے کیا تھا اس میں 1 کچھ تھی. مطلب کیسز کم ہو رہے ہیں تو پھر اسی شرح سے کیسز بڑھ بھی رہے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنائیں اور ویکسین ضرور کروائیں، اور یہ تو بہت ضروری ہے. بلکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اسی ریشو سے بڑھا تو عید الاضحیٰ پہ لاک ڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. آپ کے ریسٹورینٹس، شادی ہالز، سینما ہالز بند بھی کیے جا سکتے ہیں. تو وہ ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. عید قربان پر بے حد ضروری آپ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں. آپ عید قربان ضرور کریں، اپنے پیاروں کی طرف ضرور جائیں، ضرور اس کو جو ہے وہ خوشی کا اظہار اس پہ ضرور کریں. لیکن احتیاط بے حد ضروری ہے. ماسک کا استعمال لازمی کریں،
सोशल डिस्टेंस भी लाजमी रखें, हैंड सैनिटाइज करें और उसके साथ साथ जो है वो आप वैक्सीन लाजमी लगवाएं। और इसके क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा हम उसी तरफ आए जिस तरफ हम पिछले ये सालों भी से कहा गुजरते गया था आए हैं। एनसीओसी के सरबराह असद उमर की जानिब से, ये भी कहा गया था कि बहुत सारे जितने भी वो वफाकी वज़रा हैं उनकी मेरे ख्याल में कोई मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि दोबारा से जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, लेकिन असद उमर की तरफ से ये कहा गया था कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते। डेफिनेटली अनम, ये कोविड-19 है जो 2019 से है और आप ये खुद अंदाज़ा कर लें कि 2021 चल रहा है और किस कदर नुकसान हुआ है लोगों को। अभी भी जो सफ़ेद पोश तबका है सबसे ज़्यादा मुतासिर अनम और बिल्कुल वही। और भारत में जो एक डेल्टा अब नया वायरस है उसने भी तबाहकारियाँ मचाना शुरू कर दी हैं। उसने अभी बांग्लादेश में बहुत से अमवात हुई हैं, अफ़गानिस्तान में हुई हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं ये हमें एक नई वबा का सामना ना करना पड़े। हम पहले ही अपनी हम जिस वबा से लड़ रहे हैं, जिस परेशानी से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दें और भारत से आने वाला जो नया वायरस है वो हम तक ना पहुँचे। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम SOPs को फॉलो करें। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है अगर हम आपको अदाद-ओ-शुमार बताएं तो एनसीओसी की जानिब से ये अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब में 3,47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सिंध में 3,44,000 केसेस हुए रिपोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,000, इस्लामाबाद में 83,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बलूचिस्तान में 27,000 केसेस हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,000 केसेस और गिलगित बल्तिस्तान में 6,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ये वो तादाद है जो एनसीओसी की जानिब से जो है वो शेयर की जाती है और इसके अलावा भी जो है 24 घंटों के दादोशुमार भी अनम शेयर किए जाते हैं एनसीओसी की जानिब से, ताकि हम जो है आप लोगों को अपडेट करते रहें, आप लोगों को बताते रहें कि कोरोना जो है वो बहुत ही मुहलिक वबा है। इससे जिस कदर हो सके आप लोग जो है एहतियाती तदबीर जो है वो अपनानी चाहिए। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा से आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग विद स्टार एशिया में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे फलों के बादशाह आम की। आपको बताएंगे कि आम जो है वो आ चुका है, गर्मियां हैं, आम हम सब जानते हैं आ चुका है। और मुल्तान में सालाना मैंगो फेस्टिवल का इनकाद भी किया गया है। हर साल जो है वो मुल्तान में सालाना मैंगो फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है और इस मैंगो फेस्टिवल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक और वाइस चांसलर BZU मैंगो के सदर जाहिद हुसैन गर्देजी और सिफारतकारों समेत फैमिलीज़ की कसीर तादाद ने इस मुल्तान के मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की है। आपको बताएं कि ये 3 रोज़ा जो है वो मैंगो फेस्टिवल होता है, जिसका इनकाद जो है वो 8 जुलाई से 10 जुलाई तक है। और आपको बताएं कि हम जो है आज अपने सेट पर भी आम के साथ मौजूद हैं, क्योंकि आम के दीवाने तो अनम सभी होते हैं। और अभी जो है वो हम जब ब्रेक पे थे तो अनम मुझे यही कह रही थी कि भाई लगता है तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही आम की दीवानी हो। भाई डेफिनेटली आम तो किसको पसंद नहीं होते, सभी को पसंद होते हैं। और अनम ये अच्छी बात है क्योंकि जो फेस्टिवल किया जाता है ना, तो इसमें ये होता है कि चारों सूबों से जो है वो जितने भी आम की इकसाम होती हैं वहाँ पर रखी जाती हैं और इसको मैं खुद भी अटेंड कर चुकी हूँ, प्रेजेंट कर रही होती हैं उनके आम इसको जो है ये फेस्टिवल को मैं खुद भी अटेंड कर चुकी हूँ और ये बहुत अच्छा होता है फेस्टिवल। इसमें जो है आम की 100 से ज़ायद इकसाम जो है वो रखी जाती हैं और इसमें 40 से ज़्यादा जो है स्टॉल्स लगे हैं आम के, जिसमें बहुत सी फैमिलीज़ ने शिरकत की है। और इसमें बहुत से ड्रामेज होते हैं, मैजिक शोज़ होते हैं, मुशायरे भी होते हैं और इसके अलावा जो है वो आम खाने का मुकाबला भी होता है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ यहाँ पर कि अगर आम खाने के मुकाबले में ईरम होती तो ईरम ने तो टॉप करना था, ईरम की फर्स्ट पोजीशन आनी थी उसमें, क्योंकि ईरम को इंतहाई आम पसंद है। अभी ब्रेक में जब मैंगोज़ आए हैं तो ईरम की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, इतने पसंद है ईरम को मैंगोज़। और आपको पता है कि मुल्तान की जो सौगात है वो तो वैसे ही आम है। और जो मुल्तानी हैं वो अपने जो मेहमान होते हैं उनको जब उनकी मेहमान नवाजी करते हैं या जब उनको तोहफे तोहफ़ देते हैं तो वो आम ही भिजवाते हैं। वैसे ये आपका इलाका है, मुझे कब खिला रही हैं? मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, ज़रूर मैं आपके लिए आम मंगवाऊंगी, क्योंकि भाई ये अनम का इलाका है इसलिए जो है ना अनम बहुत खुश दिखाई दे रही है। और लेकिन अफसोस इस बात का यहाँ पे हो रहा है मुझे कि इलाका इसका है, वहाँ पर आम जो है वो इतने उसके बागात पाए जाते हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ। और जी शौकीन मैं हूँ आमों की, यहाँ पर जो है ना ये बात है मुझे समझ नहीं है आ रही है। लेकिन आपको बताऊं कि मुल्तान के जो आम है वो अपने जायके और मिठास की वजह से बेहद मशहूर हैं और मुल्तानी लोग भी अपनी मिठास की वजह से बेहद मशहूर हैं। और
मैं भी मुल्तान से हूँ और इरम बताएगी मेरी मिठास तो तो हम प्रोग्राम करते हैं, आप लोग देखते हैं, ये तो नाजरीन बेहतर जज कर सकेंगे डेफिनेटली, क्योंकि फिर यूं हो जाता है कि वो कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू बनना, कि अपने मुंह से हाँ, आप खुद से तारीफ करना। नहीं कर रही, मैंने इरम पे डाल दिया, इरम मेरी तारीफ करेगी। बिल्कुल, और इसी तरह से ना यह है कि जो पाकिस्तानी आम दुनिया भर में बेहद मकबूल हो रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तानी आम के एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड इजाफा किया जाएगा। जबकि और आपको ये बताते चलें कि हम जो मैंगो फेस्टिवल करते हैं मुल्तान में या किसी भी शहर में मैंगो फेस्टिवल किया जाता है, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि इंटरनेशनली हम जो है अपने आप को मनवा रहे हैं कि हम जो हमारी जो आम की जो एक्सपोर्ट हो उसमें इजाफा होगा, इसमें रिकॉर्ड इजाफा होगा और इंटरनेशनली हमारे जो मैंगोज़ हैं उनको हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे मैंगोज़ में जितने भी तकरीबन हमारे 100 से ज़ायद इकसाम पेश की जाती है, उनमें कुछ इकसाम हम आपको बताएंगे। मैंगो के इकसाम में संदड़ी है, चौंसा है, सफ़ेद और काला मैंगो है, दोसहरी आ जाता है, उसमें लंगड़ा आ जाता है, ये तमाम इकसाम जो है और मैंगो देसी भी आ जाता है। मुझे तो ना बड़े अच्छे से पता कि ये मैंगो देसी होता है ना, ये बहुत मीठा होता है, होता है साइज में छोटा है लेकिन ये बहुत मीठा होता है। साइज में छोटे वाला होता है वो, तो उसका जायका ही बहुत मजे का होता है, बहुत मजे का होता है। तो सब ने इस फेस्टिवल में खूब एंजॉय किया और बहुत से जितने भी इसमें मुकाबले हुए सब ने हिस्सा लिया इसमें, और पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफा भी हो रहा है, इंशाल्लाह होगा, मज़ीद होगा अगर हम इसी तरह के फेस्टिवल्स करते रहेंगे। और इसमें हम लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने किस्म के आम हैं और पाकिस्तान जो है वो आम की वजह से कितना फेमस है, जितना आम पाकिस्तान का मशहूर है दुनिया में किसी ममालिक का इतना आम जो है वो मशहूर नहीं है। और इसी तरह से आम को जो है वो वैसे भी फलों का बादशाह कहा जाता है। और ये जो मैंगो फेस्टिवल हो रहा है मुल्तान में, इसका मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे ईद मोहम्मद से, जो कि इस वक्त हमें बता रहे हैं कि वहाँ जो मैंगो फेस्टिवल है उस वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर कितने इकसाम के जो है वो आम जो रखे गए हैं, उनके मैंगोज जो है वो वहाँ पर नुमाइश के लिए आए हैं। और ईद मोहम्मद बताइएगा हमें, आप हमें बताइएगा और हम यहाँ मैंगो खाते हैं। जी बिल्कुल जी, आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है और पाकिस्तानी आम पूरी दुनिया में मशहूर है। मुल्तान शहर में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और ये हर साल जुलाई के महीने में होता है और मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद DHA में किया गया है। तो मैंगो फेस्टिवल की मुख्तलिफ किस्म की जो 100 से ज़्यादा की इकसाम है वहाँ पर पेश की गई है और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यहाँ पर खसूसी शिरकत की है। आमों की इकसाम तो मैं आपको बता दूँ कि 100 से ज़्यादा इकसाम है। जो शहर लाहौर में भी आम जो फ़रोख्त होता है, लेकिन हमें भी 3 या 4 या 5 का पता होगा कि आमों की इकसाम कौन कौन सी है। तो जो चंद एक इकसाम है वो आपको मैं बता दूँ, सुंदरी, चौंसा, सफ़ेद, लांगड़ा, दोसहरी, मुस्तफ़ा, काला मैंगो और मैंगो देसी, ये वो आम की इकसाम है जो शहर लाहौर में अक्सर हम देखने में मिलती हैं। तो जो मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद जो उधर मुल्तान में हुआ, मुल्तान में गवर्नर पंजाब समेत जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैंगो से रिलेटेड एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी कसीर तादाद ने वहाँ पर शिरकत की है। ना सिर्फ उन्होंने शिरकत की है बल्कि जितने भी जो सफारतकार जो पाकिस्तान में से मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने खसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत की और आम के जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अब यहाँ पर इसके अलावा कसीर तादाद जो थी फैमिलीज़ की वहाँ पर शिरकत की गई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो कल्चर है, चारों सूबों का कल्चर है, वो यहाँ पर पेश किया गया है। तो इसमें इसके अलावा जिन्होंने शिरकत की है वज़ीर कल्चर हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वज़ीर अख्तर अली मलिक भी इनके साथ मौजूद थे और इसके अलावा वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ किस्म के जो इकसाम के यहाँ पर जो खेलें पेश की गई हैं, वो बच्चों की खेलें वगैरह थी, मुकाबले थे, कंपटीशन थे, ख़ासतौर पर लोकगीत थे, इलाकाई रक्स भी वहाँ पर मौजूद था। चारों सूबों की जानिब से जितने भी जो कल्चर है वो वहाँ पर पेश किया गया। यहाँ पर जितनी फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर उन्होंने लुत्फ़अंदोज़ हुई है। गवर्नर पंजाब ने खसूसी तौर पर जो खिताब किया है, उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी तकरीबन 1.7 मिलियन एक्सपोर्ट थी इससे पहले, लेकिन जो एक पुअर थी, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वज़ीर अख्तर मलिक, वाइस चांसलर BZU और मैंगो गुरु के सदर जाहिद हुसैन गर्देजी और बहुत से फैमिलीज़ ने इस मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की है। बहुत से लोगों ने जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय किया। मैंगो फेस्टिवल में उन्होंने बताया कि बहुत से ड्रामे, मैजिक, पपेट शोज़, मुशायरे भी किए गए हैं और मैंगो खाने का मुकाबला भी किया गया है और इन मुकाबलों में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद में, जहां पर वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्ले करें
اور پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کریشن کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور بہت زبردست پروگرام ہے جو ہمارا کامیاب جوان پروگرام ہے کہ ابھی تک 17 ارب روپے کے لونز جو ہیں وہ ڈسپرس کیے جا چکے ہیں. 14,000 سے زائد اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیاز تھے لیکن ان آئیڈیاز کو مٹیریلائز کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ایک بیسک سرمایہ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا. اور اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جن کو وداؤٹ کولیٹرل یعنی کوئی پراپرٹی کوئی اموویبل ایسٹ کوئی فکس ایسٹ جو ہے ان کو گروی رکھوائے بغیر انہوں نے 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک ان کو وداؤٹ کولیٹرل جو ہے وہ لونز دیے ہیں. اور ابھی جو ان کا نیکسٹ پروگرام آ رہا ہے اس کو یہ 10 لاکھ سے جو اپر لمٹ ہے اس کو بڑھا کے 20 لاکھ روپے تک لے کے جا رہے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہے وہی آپ کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام کامیاب جوان ہے یہ کامیابی سے چل رہا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی سیاسی سفارش جو ہے وہ شامل نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے جس کو عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزگار کے مواقع بھی مزید پیدا کرنے ہیں. ہم نے روزگار کے مواقعوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس سے ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں. ہمیں جو ہے وہ کسی کی طرف جو ہے وہ دیکھنا نہ پڑے. اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ بننا ہے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ آئندہ لیڈ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جیسے نوجوان, عثمان ڈار جیسے نوجوان, میرے جیسے نوجوان, مراد سعید, زرتاج گل, کمل شوذب, ملیکہ بخاری, عالمگیر محسود ہمارے فکسٹ سے, شاہد خٹک ہمارے کڑک سے, ارسلان گھمن ہمارے کراچی سے, ایسے بے شمار نوجوان ہیں جن کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ٹرین کیا, تیار کیا, کانفیڈنس دیا اور انہیں موقع فراہم کیا کہ وہ گراس روٹ سے, جن کے نام کے آگے کسی پولیٹیکل فیملی کا نام نہیں تھا, جن کا کوئی شاید سیاسی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا, لیکن ان کو کانفیڈنس دیا, ان کو اعتماد دیا, ان کو پلیٹ فارم فراہم کیا کہ آپ آئیں, آ کر جو ہے وہ قومی اسمبلیوں کا, صوبائی اسمبلیوں کا حصہ بنیں. اور آپ جیسے نوجوان جب آگے آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے جو ہے وہ آگے آئیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ فاروق حبیب اسلام آباد میں یوتھ کونسل سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کامیاب نوجوان پروگرام شفافیت سے چل رہا ہے, جبکہ اس پروگرام کے ذریعے نوجوان معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے. اور یہ کہنا تھا فاروق حبیب کا. اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں فاروق حبیب کا نیشنل یوتھ کونسل سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوان نسل اپنے خیالات اور آئیڈیاز کو بھی پیش کر سکتے ہیں. اور اب دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 54ویں برسی جو ہے وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کرنے والی یہ ان کی ہمشیرہ تھی محترمہ فاطمہ جناح, جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. وہ وقت جو ہے وہ آسانی کا تھا یا مشکل کا تھا, محترمہ فاطمہ جناح نے جو ہے بہت ہی اپنے مطلب بھائی کو سپورٹ کیا, ہمارے وطن کے لیے بہت سا کام کیا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے. اور آج جو ہے وہ ان کی برسی بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. بالکل, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بہن اور بھائی کے درمیان مثالی اظہار محبت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے لوگ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح
اور محترمہ فاطمہ جناح کو یاد کیے بغیر نہیں رہتے رہ سکتے کہ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان جتنی محبت تھی وہ ایک مثالی محبت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے اور ملک کے لیے بے مثال کردار ادا کیا. 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی یکسر بدل گئی تھی اور فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے برصغیر کی مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے حصول پاکستان کی منزل کو آسان تر کر دیا. انہوں نے اپنے بھائی کی بہت محبت کی, ان سے محبت کی اور ان کے تمام تر کاموں کو آسان کر دیا. سال 1964 میں قوم اور جمہوریت کے خاطر جنرل ایوب خان کا مقابلہ بھی کیا اور شمع جمہوریت کہلائیں اور انتخابات میں حصہ لے کر انہوں نے معاشرے میں پسے ہوئے جتنے بھی طبقات تھے اور بالخصوص خواتین تھی جن کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا, ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں اور ان کو بھی ہمت اور حوصلہ دیا. نہ صرف اپنے ظرف سے کام لیا, خود بہادری کا مظاہرہ کیا, بلکہ جتنی بھی خواتین تھیں ان کو بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا انہوں نے سکھایا. محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھیں اور آج ان کا 54واں جو ہے وہ برسی منائی جا رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ فاطمہ جناح نے, ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وطن کے لیے بے حد قربانیاں دی ہیں اور ہم جانتے ہیں, اور یقیناً انم ان قربانیوں کو جو ہے پورے پاکستانی کی جو عوام ہے وہ ان کو یاد رکھے گی, کبھی نہیں بھلا سکتی ہے اور یہ تاریخ بھی گواہ ہے اور میرے خیال میں آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ یاد رکھیں گی اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا, جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی, بہت ساری جو ہے وہ مشکلات ان پہ آئیں اور ایسے وقت بھی شاید ان پہ آئے ہوں گے کہ جب ان کے پاس کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کریں, لیکن پھر بھی ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ اور کیا. اگر آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہیں, آپ نے جو ہے اتنا کچھ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود انہوں نے ہمیں ہمارا ملک دیا, یہ آزاد ملک دیا ہمیں, اور یہ سب انہی کی وجہ سے تھا. انہوں نے اتنی محنت کی اور یہ سب کیا. جی بالکل, اور یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کہ آج ان کی 54ویں جو برسی تھی وہ منائی جا رہی تھی, بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی تھی. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے مارننگ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اچھی بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا, پھر ہم نے آپ کو روز کی طرح آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ ستاروں کا حال کیا ہے, اور پھر ہم نے جو ہے وہ بڑے مزے سے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آم بھی کھائے اور آپ لوگوں کو بتایا بھی کہ آم جو ہے وہ کتنے اقسام کے ہیں, اور آخر میں جو ہے وہ ہم مینگو بن کے آئے ہوئے ہیں. بالکل, اور آخر پہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں آپ کو بتایا, آپ سے ڈسکس کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.